हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीआई एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी 150 एमसीक्यू सीरीज के सेकंड पार्ट के साथ में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जेन हमारा जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 2022-25। तो यहाँ पर हम एक सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर रखेंगे मोस्ट गुड्स के लिए, जहां पर हमारे पास दो प्राइमरी जीएसटी स्लैब्स जो हैं वो प्रपोज की गई हैं। तो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी है वो। तो 0 and 12%, 5 and 12%, 55 and 18%, 12 and 28% या फिर 18 and 28%। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 5 and 18% है, वो आपको पता ही चल गया होगा। तो यहाँ पर हम रैशनलाइज कर रहे हैं और जो हमारी 12% वाली स्लैब है एंड जो हमारी 28% वाली स्लैब है, इनको हम रिमूव कर रहे हैं। और रिमूव कर हम क्या करेंगे, इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो अभी इसको समझते हैं कि भाई रिमूव कर जो 12% वाली है उसको 5% में और 28% के जो आइटम्स है उनको 18% में लाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जीएसटी काउंसिल 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, जिसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करती हैं, और यहाँ पर इन्होंने ये नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स को अप्रूव किया है। तो कोड जो है यहाँ पर वो क्या रहेगा, रेट रैशनलाइजेशन विद सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर, जहां पर हम एलिमिनेट कर देंगे existing 12 and 28% rates for most goods। तो जो रिफॉर्म्स हैं वो हमारे किस पर बेस्ड है, 7 पिलर्स, जिसमें हमने क्या किया है, सिटीजन सेंट्रिक जीएसटी लाने की कोशिश की और बिजनेस फ्रेंडली। तो जो रिवाइज रेट्स और एग्जाम्पशंस हैं ये हमारे इफेक्टिव हो गए हैं सितंबर 22 2025 से। तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जैसे कि यूएसटी मिल्क हो गया, प्री पैकेज्ड पनीर हो गया, इंडियन ब्रांड्स हो गई, इन सब पर हम 0% जीएसटी लगाएंगे। हाउस होल्ड गुड्स लाइक सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, बाइसिकल्स, इनको हम 5% के स्लैब में ऐड कर रहे हैं। पैकेज फूड आइटम है अगर, तो नमकीन, भुजिया, सॉसेस, पास्ता, चॉकलेट्स, कॉफी, प्रिजर्व मीट्स, इनको हम रिड्यूस कर रहे हैं 12% से यहाँ पर, ठीक है, या तो 18% में या तो 5% में। अब जीएसटी अगर एसी पर लगना है, लार्ज टीवीज पर जिनका साइज 32 इंचेस से ज्यादा है, इसके अलावा डिश वॉशर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, तो इसका हमने 28% से 18% कर दिया है। सीमेंट का जो जीएसटी है वो 28% से 18% पर भी हमने रिड्यूस किया है। अब ये बोल रहे हैं जीएसटी काउंसिल ने यहाँ पर प्राइस थ्रेशोल्ड बढ़ाई है फुटवेयर्स एंड एप्रल्स के लिए, जिसको टैक्स किया जाएगा 5% रेट पर फ्रॉम 1000 रुपीज पर पीस पर पेयर टू व्हाट अमाउंट। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, 1500, 2000, 2500, 3000 या 5000। तो यहाँ पर इसका आंसर 2500 होगा। 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने डिसाइड किया कि वो रेज करेंगे थ्रेशोल्ड फॉर फुटवेयर एंड एप्रल्स टू बी टैक्स्ड एट 5% स्लैब to rupees 2500 per piece per pair up from the earlier limit of rupees 1000 per piece per pair। तो जीएसटी हमारा कमर्शियल गुड्स व्हीकल पर जो है वो रिड्यूस किया गया 18% से 18%। स्मॉल कार्स, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, सीसी एंड एमएम जो है एंड एंट्री लेवल बाइक्स जो है बस सीसी इंजन्स, यहाँ पर इनको टैक्स किया जाएगा 18%, जो पहले 28% था, तो इनको चीप कर देंगे। जीएसटी कट हमारा 12% से 5% वेरियस लेदर टाइप्स में भी देखा गया, जिसमें कैमियोस, कॉम्पोजिशन लेदर एक्सेट्रा आते हैं, जो कि हमारे फुटवेयर सेक्टर को बेनिफिट करेंगे। जीएसटी हमारे वेरियस हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन, स्टोन, मेटल आइडल्स एंड अदर हैंड कार्व्ड आइटम्स जो हैं इस पर भी रिड्यूस कर 5% कर दिया है। जीएसटी हमने कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस एंड अदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पर भी हाइक करा है 28% से 40%। What significant exemption was granted to the individual health and life insurance sectors by 56th GST Council? तो जीएसटी रेट्स हमने यहाँ पर 18 से 5% कर दिए हैं इंश्योरेंस में, या फिर 12 से 5%, या फिर 0 कर दिए हैं 18 से, या फिर 12 से 0 कर दिए हैं, या फिर ये 18% रहेगा जब तक कि फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी। जीएसटी हमारा अब नील है, एग्जाम्प्टेड है इंश्योरेंस बेसिकली। अब इंश्योरेंस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा अगस्त में जीएसटी का पूरे साल का प्रीमियम जाता है, तो मैंने 1 साल का प्रीमियम पे किया था। चलो 15 अगस्त से पहले जीएसटी काउंसिल ने अप्रूव किया एग्जाम्पशन ऑफ प्रीमियम्स फॉर ऑल इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
term life, ULIP, endowment and all individual health insurance policies. Previously 18% का GST लग रहा था इन सभी प्रीमियम पर, तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा अफोर्डेबल और कवरेज जो है एक्सपेंड हो जाएगा और अलाइन करेंगे हम विद द विजन ऑफ मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। अब जीएसटी जो है वो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर होता है जैसे शुगर वगैरह हम मेजर करते हैं, टेस्ट स्ट्रिप्स एंड कलेक्टिव स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर रिड्यूस हुआ 12% से 5% या फिर नील हो गया। काउंसिल ने अप्रूव किया है शिफ्टिंग मोस्ट गुड्स टू द सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर ऑफ 5% एंड 18%। Which country emerged as the largest source of FDI equity inflow in India during April-June financial year 25-26? सिंगापुर, मॉरिशस, जापान, यूएई या फिर यूएस। तो कहाँ से हमें सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव हुआ है इक्विटी इनफ्लो में, मतलब लोगों ने हमारी कंपनीज के जो शेयर्स वगैरह वो परचेज किए हैं, ये हमें मिला है यूएस से, जो कि 15% से यहाँ पर बढ़ गया है 15%, और कितना हो गया 18.62 बिलियन डॉलर्स हो गया है। अर्लियर क्या हुआ था, एफआईआईज वगैरह ने अपना सारा पैसा इंडिया से निकालना शुरू कर दिया था, अब वापस हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अप्रैल जून के क्वार्टर में 2025-26 में आया, यूएस लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई बना विथ 5.6 बिलियन डॉलर्स, जो कि यहाँ पर ट्रिपल इनफ्लो हो गया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यूएस जो है इन्होंने यहाँ पर बेसिकली, इनके बाद में आता है सिंगापुर पहले, इससे पहले ना फर्स्ट नंबर पर था, एंड देन आता है आपका मॉरिशियस। ओके, याद हो जाएगा इतना। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल एफडीआई जो आया है, जिसमें हम इक्विटीज भी लेंगे, जो हमारे पास में री इन्वेस्टेड अर्निंग्स हैं और अदर कैपिटल्स, तो ये हमारी रही 25.2 बिलियन डॉलर्स इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाय व्हाट परसेंटेज द RBI article projecting a rise in private corporate capital expenditure for the fiscal year 2025-26। तो यहाँ पर ये बताओ कि हमारे पास में कितने परसेंट से यहाँ पर एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा बढ़ेगा, 15, 18.5, 21.5, 25% या फिर 30.1%। तो इसका आंसर क्या है 21.5%। तो यहाँ पर हमने देखा कि आरबीआई के अगस्त बुलेटिन में बोला गया है कि जो प्रोजेक्टेड हमारा यहाँ पर प्राइवेट कॉर्पोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इंक्रीज करेगा बाय 21.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। और यहाँ पर ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे कैपेक्स को 2,67,432 करोड़ तक पहुंचा देगा, जो पहले 2,20,132 करोड़ रुपीस था। और यहाँ पर अगर हम देखें ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हेल्दियर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स देखने के लिए मिल रही हैं, कैश बफर्स हाई हो गए हैं और ग्रेटर एक्सेस है हमारे पास डाइवर्सिफाइड फंडिंग सोर्सेस की। नेक्स्ट आ जाते हैं। Which sector is expected to remain the largest recipient of private capital investment in financial year 25-26 according to RBI article? तो यहाँ पर पूछा है कि भाई आपके पास में लार्जेस्ट रेसिपेंट जो है प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, वो कौन सा रहेगा, कौन सा सेक्टर रहेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रा, ऑटोमोटिव या फिर फार्मास्यूटिकल्स। तो इसका आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा लार्जेस्ट रेसिपेंट रहेगा, जो कि एनविसाज्ड है बाय प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पावर इंडस्ट्री जो है वो लीड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट को प्लान इन्वेस्टमेंट के साथ में। मेजॉरिटी जो स्पेंडिंग की है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई यहाँ पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में होगी और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी बिल्डिंग हमारी इकोनॉमी में की जाएगी। ठीक है, कौन सी मेजर पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी जिसमें कि एफएसडीसी सब कमेटी ने डेलिब्रेट किया अपॉन इट्स मीटिंग? डिजिटल इंडिया एक्ट, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 25-30, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क या फिर यूपीआई 3.0 रोड मैप। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी करवाया है और एफएसडीसी का जो अलग से रिपोर्ट कवर किया है उसमें भी करवाया है। तो एफएसडीसी का सब कमेटी बैठा था जिसको आरबीआई के गवर्नर ने यहाँ पर चेयर किया था, और इन्होंने बोला कि हम ना नई स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि हमारा 25 से
30 तक रहेगा। तो यहाँ पर मेजर ग्लोबल और डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट देखी जाएंगी। साथ में यहाँ पर हमारे पास में एफएसडीसी के जो मेंबर है उसमें कौन कौन होता है, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, इरडा, ये सभी रेगुलेटर्स होते हैं, और फाइनेंशियल सेक्रेटरी एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सेबी ने अभी इंट्रा डे नेट पोजीशन लिमिट जो है इंडेक्स ऑप्शंस के लिए वो रेस की है। तो ये पूछ रहे हैं टू व्हाट अमाउंट पर एंटिटी, ताकि हम जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन है उसे कर्व कर दें। तो यहाँ पर पहला बोल रहे हैं 1500 करोड़, दूसरा बोल रहे हैं 2500 करोड़, तीसरा बोल रहे हैं 5000, चौथा बोल रहे हैं 7500 करोड़, और पांचवा बोल रहे हैं 10,000 करोड़। तो यहाँ पर इसका आंसर है 5000 करोड़। ठीक है, तो सेबी ने जो इंट्राडे पोजीशंस हैं हमारी इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, उनमें अब बोला है कि भाई एक्सेसिव स्पेकुलेशन या पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशंस हमें नहीं करनी है, स्पेशली जो एक्सपायरी डे होता है उसमें। तो इंट्राडे नेट पोजीशन लिमिट जो रहेगी वो हमारी 1500 करोड़ से 5000 करोड़ पर यहाँ पर एंटिटी रेस कर दी गई है, और लिमिट कैलकुलेट की जाएगी यूजिंग द फ्यूचर इक्विवेलेंट मेथोडोलॉजी। ऑल्सो ग्रॉस पोजीशन लिमिट जो है वो हमारी 10,000 करोड़ रुपीस रहेगी। एंड यहाँ पर ना अभी एलजी का आईपीओ आया है, ठीक है, ये आज का न्यूज है। तो एलजी के आईपीओ में 4 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन है वो 4 लाख करोड़ तक आई हैं। तो ये लार्जेस्ट एवर है इंडिया में। नेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू सिडबी CRIF हाई मार्क रिपोर्ट, तो यहाँ पर विच स्टेट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट मार्केट फॉर स्मॉल बिजनेस क्रेडिट, विच मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट, विच स्टेट इज हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट फॉर स्मॉल बिजनेस क्रेडिट, मींस स्मॉल बिजनेस कहां से सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं, जहां 6.0 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग है एज ऑफ जून 2025। कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु, देन गुजरात, देन यूपी एंड देन कर्नाटका है। तो यहाँ पर सिडबी CRIF रिपोर्ट आई थी जहां पर इन्होंने बोला कि महाराष्ट्र लार्जेस्ट मार्केट है स्मॉल बिजनेसेस क्रेडिट के लिए, जिसमें कि 6.0 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग है। तमिलनाडु सेकंड नंबर पर है 4.21 लाख करोड़ की आउटस्टैंडिंग के साथ में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं एज दोज विद क्रेडिट एक्सपोजर अप टू 5 करोड़ रुपीस, तो हम उनको स्मॉल बिजनेसेस यहाँ पर मान रहे हैं। और स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन क्या होगा कि जिनके पास में 5 करोड़ रुपीस तक का आउटस्टैंडिंग लोन है या क्रेडिट एक्सपोजर है। सेगमेंट यहाँ पर कवर कर रहा है सोल प्रोप्राइटर्स विद एंटिटी प्रेजेंस। तो टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके बाद में गुजरात, इसके बाद में यूपी एंड देन कर्नाटका। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हैं कि हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है 20.7% के साथ में। तो जो सबसे ज्यादा यहाँ पर बोरोवर्स जो हैं, ठीक है, इनका जो नंबर बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है, यूपी में बढ़ रहा है अमंग द टॉप 5 स्टेट्स। और जो टोटल आउटस्टैंडिंग स्मॉल बिजनेस क्रेडिट है भी वो कितना है, 24.06 लाख करोड़ रुपीस तक। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है सिंप्लीफाइड डीलिस्टिंग रूल्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जहां पर गवर्नमेंट ओन करेगा व्हाट मिनिमम परसेंटेज स्टेक। तो यहाँ पर सेबी ने बोला है कि जो आपको डीलिस्टिंग करनी है अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की, डीलिस्टिंग क्या हो गया कि आपको धीरे धीरे क्या करना है, जैसे एनएससी पर आपके शेयर्स हैं तो अब आपको अपनी जो एनएससी पे लिस्टिंग हो रखी है उसे हटानी है। तो ये आपके लिए अब रूल्स जो हैं वो थोड़े से सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम कितना स्टेक रख रही है 51%, 66.67%, 75%, 90% या 100%। तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा 90%। तो सेबी ने नोटिफाई किया स्पेशल इजियर मेजर्स फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ पीएसयूज, जिसमें कि बैंक्स, एनबीएफसीज और इंश्योरेंस कंपनीज को हमने एक्सक्लूड किया है। और गवर्नमेंट यहाँ पर 90% या इससे ज्यादा अगर स्टेक्स होल्ड करेगी तो रूल्स में क्या क्या चीजें बोली गई हैं, रूल्स में यहाँ पर रिलैक्स की गई है रिक्वायरमेंट की भी 2/3 जो पब्लिक शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए था अब उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर डीलिस्टिंग आप फिक्स प्राइस पर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर जो आपका फिक्स प्राइस है वो आपके फ्लोर प्राइस से 15% ज्यादा हो। ऑल्सो यहाँ पर बोला गया है
कि जो हमारे आरडीएस थे 2/3 पब्लिक शेयर होल्डर्स के, उनका अप्रूवल जो रिक्वायर्ड था उसको भी हमने रिप्लेस कर कर यहाँ पर बोला है कि अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, वॉलेंट्री स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो विद इन 1 ईयर। एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, उनको अब यहाँ पर बेसिकली अगर उन्होंने अपने शेयर्स अभी तक नहीं बेचे हैं तो जो अनपेड ड्यूज हैं वो हम डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट में उनके डाल देंगे फॉर 7 years फॉर देम टू क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द अकाउंट एग्रीगेटर framework officially got launched in India following the RBI's master directions issued in 2016, 2018, 2021, 23 और 24। तो ये इसका आंसर है 2021 में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ गया था। अकाउंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपके अलग अलग बैंक अकाउंट्स जो खुले हुए हैं, अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स जो आपके खुले हुए हैं, वो सबकी आपको एक्सेस मिल जाती है। तो यहाँ पर एक सिक्योर कंसेंट बेस्ड सिस्टम होता है जो कि अलाउ करता है यूजर्स को कि वो अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मल्टीपल सोर्सेस से है वो यहाँ पर एग्रीगेट कर कर इसे डिजिटली शेयर भी कर सकते हैं। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी जब हुई थी 2023 में, इसको एक फाउंडेशनल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया था एज पर द डेक्स्ट्रा एक्सचेंज लेयर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी कार्ड्स है जैसे आधार कार्ड हो गया और यहाँ पर पेमेंट लेयर्स जो हैं उनको हमने कॉम्प्लीमेंट किया है। तो एज ऑफ नाउ हमारे पास 2.2 बिलियन फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनेबल किए गए हैं डेटा शेयरिंग के लिए थ्रू द AA फ्रेमवर्क। करेंटली 112 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि लाइव हैं, बोथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स एंड यहाँ पर आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द न्यू पर ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर हाई वैल्यू यूपीआई पेमेंट्स इन कैटेगरीज लाइक इंश्योरेंस पेमेंट्स, कैपिटल मार्केट्स, ट्रैवल, जो कि इफेक्टिव रहेगा फ्रॉम सितंबर 15, 2025। तो न्यू हमारा हाई वैल्यू यूपीआई पेमेंट जो होगा वो अगर हमें इंश्योरेंस पेमेंट, कैपिटल मार्केट, ट्रैवल इन सब में करना है तो कितना कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। तो इसका आंसर है 5 लाख रुपीज। एनपीसीआई ने यहाँ पर हमारी यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट्स को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो होगी हमारी कैटेगरीज लाइक इंश्योरेंस पेमेंट, कैपिटल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ट्रांजेक्शन, ट्रैवल एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, तो इसको हमने रेज कर दिया है टू 5 लाख रुपीज। डेली एग्रीगेट लिमिट जो होगी हमारी मोस्ट कैटेगरीज के लिए, इसको हमने इंक्रीज किया है अप टू 10 लाख रुपीज। और न्यू हाई वैल्यू लिमिट्स जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड को करने जा रहे हो तो आप 5 लाख ट्रांजेक्शन कर सकते हो। पीयर टू पीयर यूपीआई ट्रांजेक्शन और स्टैंडर्ड यूपीआई पेमेंट जो है वो अभी भी 1 लाख वाली ही लिमिट को फॉलो कर रही हैं। ये यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, ताकि हम ग्रो अडॉप्शन जो है यूपीआई का उसको सपोर्ट कर सके। इंडिया का करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर वो कितना रहा, 1.3, 0.9, 0.5, 0.2 या फिर 0.1%। तो हम पहले करेंट अकाउंट सरप्लस में थे लास्ट क्वार्टर में, अब हम डेफिसिट में आ गए हैं और ये है आपका 0.2%, दैट इज $2.4 बिलियन। ठीक है, तो ये नैरो हो रहा है फ्रॉम 0.9% ऑफ जीडीपी डेफिसिट रिकॉर्डेड इन द ईयर अगो पीरियड। और यहाँ पर एक स्लिप देखने के लिए मिला है फ्रॉम 1.3% ऑफ जीडीपी सरप्लस इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, यहाँ पर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, तो हमारे पास में पहले जीडीपी डेफिसिट हमारा 0.9% था एक साल पहले, अब ये 0.2% हो गया है। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वाइडर मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट देखा गया। ट्रेड डेफिसिट जो रहा है वो हमारा $68.5 बिलियन रहा है मर्चेंडाइज ट्रेड में, विच वाज हायर देन द 63.8 बिलियन अ ईयर अगो। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको ये मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब काफी डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, वीडियो एकदम फ्री है। ठीक है, सीआईडी जो है वो क्वेश्चन किया गया बाय एन इंक्रीज इन नेट सर्विस रिसिप्ट्स, जो नेट सर्विस रिसिप्ट थी आपकी $47.9 बिलियन रही हैं, और एक राइज देखा गया है पर्सनल ट्रांसफर रिसिप्ट्स में टू $33.2 बिलियन। इन द फाइनेंशियल अकाउंट एफडीआई रिकॉर्ड जो हुआ है वो एक नेट इनफ्लो हमारा $5.7 बिलियन का रहा।
What was the total transaction volume in billions clocked by UPI in August 2025? तो यहाँ पर टोटल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बताना है जो कि यूपीआई ने क्लॉक किया। 14.9 बिलियन, 19.47 बिलियन, 20.01 बिलियन, 24.85 बिलियन या फिर 25.14 बिलियन। तो इसका आंसर है 20.01 बिलियन। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हैं यूपीआई के थ्रू अगस्त 2025 में ये हमारे 20 बिलियन से बढ़ गए हैं इन वॉल्यूम टर्म्स, और कितने हो गए 20.1 बिलियन हो चुके हैं। अगर बात करें टोटल वैल्यू यहाँ पर तो ये रही 24.85 लाख करोड़ रुपीस। हाईएस्ट एवर वैल्यू रिकॉर्ड की गई है वाज 25.14 लाख करोड़ मई में। यूपीआई हमारा अभी लाइव है 7 कंट्रीज में, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस एंड फ्रांस। अच्छा, फ्रांस की जो एंट्री है वो एक माइलस्टोन रही हमारी फर्स्ट स्टेप यूपी में। यूरोप में आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप में पहली कंट्री कौन सी है जिसने यूपीआई को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है एज अ डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन और समथिंग, तो प्लेटफॉर्म, तो आप क्या बोलोगे? फ्रांस, है ना। चलो, तो यहाँ पर अब हमारे पास यूपीआई डेवलप किसने किया? एनपीसीआई ने। अकाउंट करता है फॉर 85% ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया। What was the gross goods and service tax collection in lakh crore for the month of August 2025? 1.57 लाख करोड़, 1.67, 1.80, 1.86 या फिर 2.37। तो यहाँ पर ये रहा 1.86 लाख करोड़, जिसमें कि अगस्त में बढ़ा है बाय 6.5%। ऑन ईयर टू ईयर बेसिस 1.86 लाख करोड़ ये हो चुका है। नेट कलेक्शन में ग्रोथ जो आई है अगर हम देखें तो ये 10.7% की आई है, अराउंड 1.67 लाख करोड़। जीएसटी कलेक्शन पीक किया था हमारा 2.37 लाख करोड़ अप्रैल 2025 में, जो कि हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन था जुलाई 2017 से। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2025 में हमने पीक किया था अपना जीएसटी कलेक्शन, तो वो कितना था? तो याद रखना 2.37 लाख करोड़ था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अगस्त डेटा जो है वो हमारा जीएसटी काउंसिल से पहले आया था। फिर यहाँ पर 2 स्लैब रेट स्ट्रक्चर जो है वो भी अब हमारा डिक्रीज हो गया है। तो लेट अस सी अब कितना रहेगा। What was the estimate number of workers employed in the unincorporated sector enterprise in India during April-June 2025 quarter? Estimated number of workers जो कि यहाँ पर हमने unincorporated sector में employ किए हैं 11.55, 12.01, 12.85, 13.13, 13.50 करोड़। कितने थे? 12.85 करोड़। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रिलीज किया है फर्स्ट क्वार्टरली बुलेटिन यहाँ पर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर का, जो कि नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड है यहाँ पर ये डिक्लाइन किया टू 12.85 करोड़, एंड जो ड्रॉप आया है वो हमारा 13.13 करोड़ से आया है। ठीक है, तो पहले 13.13 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय किया गया था, अभी 12.85 करोड़ नंबर है। इसके अलावा जो डिक्लाइन आया है वो यहाँ पर रिडक्शन देखा गया इन द नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, सॉरी एम्प्लॉयमेंट की हमारे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में, तो ये 13 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनवरी मार्च 2025 क्वार्टर। अब ये हमारे यहाँ पर कितना हो चुका है? ये हो चुका है 13.13 करोड़ रुपीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स कितने हैं, तो ये रहे 7.94 करोड़ अप्रैल जून क्वार्टर में। Female workers account career for over 28% of total employment in both quarters. Use of internet की बात करें तो ये हमारा रोज किया टू 36.03%। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। FMFIN का डेटा आया क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। तो बोल रहे कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग? तमिलनाडु, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? इसका आंसर क्या होगा? बिहार इसका आंसर है। एमएफआई डिसबर्समेंट्स जो हुई हैं वो 24% से यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुई है। डिसबर्समेंट क्या होता है? हमने किसी को से लोन लिया, अब अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है, तो लोन डिसबर्समेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये हमारे अकाउंट्स में अभी कम, मतलब बेसिकली डिसबर्समेंट कम हो रही है लोन की 24% से, और ये कितना है 22,805 करोड़ रुपीस, जो कि हमारा क्वार्टर एंड किया जून क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26। बिहार लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एमएफआई पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग, फिर तमिलनाडु और फिर यूपी है। देन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें एमएफआई का,
तो ये हमारा 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रहा टू 1.34 लाख करोड़। तमिलनाडु यहाँ पर हाईएस्ट एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग पर अकाउंट जो रहा वो 31,363 रुपीस का रहा, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल जो कि यहाँ पर 30,435 का रहा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिए जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, अगर हम बात करें हाईएस्ट एवरेज लोन आउटस्टैंडिंग जो है वो रही 31,363 रुपीस की, और अगर बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कितनी थी, 30,435 की। सबसे ज्यादा लोन किसके आउटस्टैंडिंग है, अभी बिहार के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा लोन अमाउंट ऑन एन एवरेज किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। अब माइक्रो फाइनेंस लोन हमारा क्या होता है, कोलेटरल फ्री लोन है, हमें कोई भी कोई चीज मॉर्गेज में नहीं देनी है, जो हम हाउस होल्ड को देते हैं जिनकी हाउस इनकम जो है एनुअल हाउस इनकम वो 3 लाख रुपीज से कम है। अब नंबर ऑफ MFI क्लाइंट जो है वो भी हमारे कम हुए हैं, पहले यहाँ पर हमारे 4.5 करोड़ थे, अब ये 3.8 करोड़ हो चुके हैं। How much money did the SBI raise via senior unsecured fixed rate notes having a maturity of 5 years? तो यहाँ पर SBI ने कुछ पैसा रेज किया है, कैसे किया है, अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स के थ्रू किया है जिनकी मैच्योरिटी 5 साल है। तो पूछे कितना पैसा किया है, $250 मिलियन, $500 मिलियन, $750 मिलियन, $1 बिलियन या फिर $1.5 बिलियन। तो SBI ने यहाँ पर $500 मिलियन के सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स जो है वो इश्यू किए हैं जिनकी मैच्योरिटी 5 साल है, और कूपन यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4.5% का मिलेगा, दैट इज 4.50%। बॉन्ड्स जो है वो लिस्ट किए गए हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पर गिफ्ट सिटी में। इशुएंस जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड 1 रहेगा फ्रॉम इंडिया, और S&P ने यहाँ पर इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड भी किया है, BBB- से अब BBB तक कर दिया है, मीनिंग कि हम एक स्टेबल इकोनॉमी है। ठीक है, फाइनल प्राइसिंग जो है वो 30 बेसिस पॉइंट्स टाइटर रही देन द इनिशियल गाइडेंस। बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने सेबी का अप्रूवल लिया है ताकि ये यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स को लॉन्च कर सकें। तो ये जो न्यू प्लेटफॉर्म है जिस पर ये इसको लॉन्च करेंगे उसका नाम क्या है, बंधन SIF अल्फा, प्रूडेंस SIF, अरुधा SIF, वृद्धि SIF या फिर सहज SIF। तो इसका आंसर क्या होगा, अरुधा SIF। बंधन AMC लिमिटेड ने सेबी का अप्रूवल लेकर यहाँ पर लॉन्च किया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे अंडर द अरुधा SIF प्लेटफॉर्म। SIF मार्क करेगा AMC का एंट्री इनटू सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बियॉन्ड ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स। SIF यहाँ पर कवर करेगा इक्विटी, डेट और हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज। क्रूशियली अगर हम बात करें तो ये एम्प्लॉय करते हैं कॉम्प्लेक्स नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज जिसमें कि हमारा अनहेज शॉर्ट डेरिवेटिव्स भी आते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया था ये सेबी के द्वारा अप्रैल 2025 में, जहां हम म्यूचुअल फंड्स को ऑफर करते हैं, अलाउ करते हैं कि भाई वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। बॉब डिगी उद्यम डिजिटल फाइनेंसिंग स्कीम है, लॉन्च की गई थी बाय बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि वर्किंग कैपिटल लोन्स देती है इन व्हाट रेंज अप टू 5 लाख रुपीज, 1 लाख से 10 लाख रुपीज, 10 लाख से 50 लाख रुपीज, 50 लाख से 1 करोड़ रुपीज या फिर अबव 1 करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी है, 10 लाख से 50 लाख रुपीज तक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब डिजी उद्यम, एक फुल्ली डिजिटल कोलैटरल फ्री लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करते हैं वर्किंग कैपिटल लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हमारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जो कि रेंज करते हैं 10 लाख से 50 लाख तक। इनिशिएटिव अलाइन कर रहा है यूनियन बजट 2024-25 के अनाउंसमेंट के साथ में, जहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स डेवलप कर रहे हैं MSME क्रेडिट असेसमेंट कैपेबिलिटीज। लोन्स जो ऑफर किए गए हैं वो अंडर बॉब डिजी उद्यम स्कीम किए गए हैं, कोलेटरल फ्री है, एज द स्कीम जो है वो कवर कर रही है CGF TMSC स्कीम के अंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना कोलेटरल फ्री लोन्स मिल जाते हैं, तो ये कितने तक होते हैं, 10 लाख रुपीज तक के होते हैं। प्लेटफॉर्म यूज करता है एंटरप्राइज डिजिटल फुटप्रिंट्स टू क्रिएट एन ऑटोमेटेड रिस्क बेस्ड स्कोर कार्ड फॉर क्विक क्रेडिट असेसमेंट, और यहाँ हम प्रोविजनल सैंक्शन प्रोवाइड करते हैं विद इन मिनट्स।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने एक 7 ईयर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सिक्योर किया है जिसका वैल्यू 550 मिलियन यूरोज है। तो ये कौन सी स्कैंडिनेवियन नॉन लाइफ इंश्योरर से हमने अचीव किया है? स्टोर ब्रांड, इफ पीएनसी इंश्योरेंस, ट्राइग, जैंसटिगी या फिर केएलपी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ट्राइग। टीसीएस ने एक्सटेंड करी अपनी पार्टनरशिप स्कैंडिनेवियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। स्कैंडिनेवियन नेशंस को बोला जाता है, जैसे हमारे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब जो कंट्रीज है ना जो टॉप रैंकर्स रहती हैं यूजुअली अच्छे इंडेक्सेस में, जैसे पीस, हैप्पीनेस, ये सब है ना। तो यहाँ पर ट्राइग जो है वो एक नॉन लाइफ इंश्योरर है एंड इसके साथ में 7 साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है विथ 550 मिलियन यूरोज। तो हम सिंप्लीफाई और स्टैंडर्डाइज करेंगे इनके आईटी ऑपरेशंस को। अब यहाँ पर जो आईटी सर्विस सेक्टर में स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन में काफी अच्छी चीज है। इवन टीसीएस में पहली बार आपने देखा है कि ले ऑफ्स भी हुए हैं। तो टीसीएस जो है वो लेवरेज कर रहा है इसका स्यूट ऑफ एआई एंड क्लाउड सॉल्यूशंस ताकि ऑटोमेट करे कोर प्रोसेसेस और इम्प्रूव करे कस्टमर एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप है ये अपना यहाँ पर ट्राई चाहता है कि अपना जो बिजनेस है 2027 तक उसको स्केल कर ले। नेक्स्ट आते हैं सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रपोज किए गए बाय आईईपीएफए कमेटी। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है हमारा, उसकी कमेटी ने यहाँ पर बोला है कि हम अब सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रखेंगे। तो अगर आप क्लेम कर रहे हो फॉर डीमैट सिक्योरिटीज अप टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 15 लाख रुपीज। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी सितंबर 7, 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आती है और कंपनीज एक्ट के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसीजर्स यहाँ रिव्यू किए जाते हैं और रिकमेंड करते हैं रिफॉर्म्स ताकि डॉक्यूमेंटेशन जो है लो वैल्यू क्लेम केसेस में हम सिंप्लीफाई करें। तो ये आपका क्लेम्स वैल्यूड अप टू 5 लाख रुपीज फिजिकल सिक्योरिटीज के लिए और क्लेम्स वैल्यूड अप टू 15 लाख रुपीज डीमैट सिक्योरिटीज के लिए रहता है। डिविडेंड यहाँ पर 10,000 रुपीज तक रहते हैं। इनिशिएटिव एम करता है कि भाई टाइमलाइंस को कम करो, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करो और हैजल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करो इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इन्होंने यहाँ पर प्रपोज करा है कि भाई कौन से न्यू एम्प्लॉयर लिंक्ड रिटायरमेंट स्कीम होगी जिसको म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो म्यूचुअल फंड लिंक्ड पेंशन स्कीम, म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, नेशनल रिटायरमेंट सेविंग स्कीम या फिर वॉलंटरी पेंशन फंड। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है म्यूचुअल फंड वॉलंटरी रिटायरमेंट अकाउंट। तो एएमएफआई ने प्रपोज किया है इस अकाउंट स्कीम को, जहां ये एक एम्प्लॉयर लिंक्ड रिटायरमेंट प्रोडक्ट है जिसको हमारे म्यूचुअल फंड्स मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर ये यूएस का एक रिटायरमेंट प्लान है 401k प्लान, उसके जैसा ही है। एमएफबीआरए स्कीम कंपेयर किया गया इसी के साथ में, जहां पर ये फीचर्स देंगे जैसे वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ऑप्शंस रहेंगे, टैक्स इंसेंटिव्स रहेंगे, पोर्टेबिलिटी है कि आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच कर रहे हो तो इसको पोर्ट करवा सकते हो, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर हम चैनल करेंगे हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स इनटू फाइनेंशियल मार्केट्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, डेप्थ प्रोवाइड करेंगे और स्केल जो है उसको एनहांस कर एफिशिएंसी बढ़ाएंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। What is the minimum investment required per investor in a specialized investment fund introduced by SEBI? 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 25 lakh या फिर 50 लाख रुपीज। तो बताओ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए पर इन्वेस्टर इन अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड? तो ये चाहिए हमें 10 लाख रुपीज। तो एसआईएफ जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सेबी के थ्रू टू अलाउ म्यूचुअल फंड्स की वो ऑफर करें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें 10 लाख रुपीस पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स फॉर अलोकेशन, ये यहाँ पर हमारी फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी आर्बिट्रेज में होगी विद एडिशनल एक्सपोजर टू स्पेशल सिचुएशन एंड लो रिस्क डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने एक्वायर करा है 4.16 एकड़ लैंड पार्सल फॉर 3,472 करोड़ रुपीज इन द नरीमन पॉइंट एरिया ऑफ मुंबई from which entity? MIDC, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या फिर सिटी एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन या फिर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट
अथॉरिटी और L&T लार्सन एंड टर्बो। तो बताओ किसमें यहाँ पर किया है, तो इन्होंने ये लिया है मेट्रो वालों से, ठीक है। तो मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इन्होंने यहाँ पर एक 4.16 एकड़ का लैंड परचेज किया है, जिसको ये सेल्फ यूज करेंगे और कमर्शियल पर्पसेस में भी देंगे। यहाँ पर जो स्टैंप ड्यूटी है वो 208.3 करोड़ रुपीस की रही। एंड आरबीआई ने रिलीज किया कि भाई फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन फॉर रिहैबिलिटेशन और रीलोकेशन ऑफ फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अ पॉलिटिकल पार्टी दैट ऑक्यूपाइड द लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर वेवर भी किया गया है। इंडिया का एक्सटर्नल डेट सर्ज किया बाय व्हाट परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, रीचिंग ओवर 736.3 बिलियन डॉलर। तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है, कितने परसेंट से बढ़ा है ये आपसे पूछ रहे हैं, और ये कितना हो चुका है 736.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो चुका है। तो ये बोल रहे 6.4% से बढ़ा है, 8.1%, 10.1%, 19.1 या फिर 54.2%। तो इसका आंसर क्या होगा? डेट साइज एंड ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो 10.1% से बढ़कर अब 736.3 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। एंड यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है 7 साल में। डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ये हमारा बढ़ गया है टू 19.1%। डेट कॉम्पोजिशन की बात करें तो लॉन्ग टर्म डेट जो है वो अकाउंट करता है फॉर 81.7% और शॉर्ट टर्म डेट जो है वो 18.3%। डेट कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूएस डॉलर कंटिन्यू कर रहा है टू बी द लार्जेस्ट कंपोनेंट एट 54.2%, फॉलोड बाय इंडियन रुपी एट 31.1%, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डेट ले रहे हैं वो यूएस डॉलर्स में ले रहे हैं और फिर इंडियन रुपीज में ले रहे हैं। डेट कॉम्पोजिशन में दो तरह के डेट होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म हमारा कितना है, ये हमारा रहा 81.7% टोटल डेट का, और हमारा जो 18.3% बचा वो शॉर्ट टर्म डेट में है। डेट टू जीडीपी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, ये कितना है हमारा, ये हो गया है 19.1%, ठीक है। कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 10.1% से इंक्रीज हुआ है, ओके। याद हो गया इतना? अच्छा, मेजर क्रेडिटर्स की बात करें तो कमर्शियल लैंडर्स हमारे सबसे बड़े क्रेडिटर्स रहे, फिर एनआरआई डिपॉजिटर्स। एनआरआई डिपॉजिटर्स कैसे हुए लैंडर्स, तो इन्होंने हमारे अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में अपने पैसे ट्रांसफर किए होंगे, पैसे डिपॉजिट किए होंगे इंडिया में, तो इसीलिए हम इसको भी एक लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट बोरोअर्स नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जिनकी लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग यहाँ पर एक्सटर्नल डेट रही, दैट इज 261.7 बिलियन डॉलर्स। आरबीआई की एक स्टडी आई जिसमें कि उन्होंने बोला कि एक ऐसा स्टेट है जो कि कंसिस्टेंटली टॉप स्टेट रहा है इंडिया में फॉर अट्रैक्टिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोजेक्ट्स। तो फाइनेंशियल ईयर 15 से 2025 तक यहाँ पर ये बेस्ट स्टेट रहा है अगर हम बात करें कि बैंक फाइनेंसिंग इसने अट्रैक्ट करी है, वो भी कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोजेक्ट्स में। तो कौन सा है, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, आंध्र या फिर राजस्थान। तो कौन सा रहा ये रहा गुजरात, जो कि टॉप स्टेट रहा है फॉर अट्रैक्टिंग बैंक फाइनेंसिंग फॉर कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोजेक्ट्स। सेकंड यहाँ पर महाराष्ट्र रहा, सेकंड स्पॉट है इसका। अब यहाँ पर डोमिनेंस की बात करें तो यूपी, आंध्र एंड राजस्थान जो है कलेक्टिवली 60% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर सैंक्शन की गई है बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फाइंडिंग्स है ये क्या बता रही है कि जो वेस्टर्न इंडिया है जिसमें हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं कंट्री को, जहां पर बैंक सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कि अब यहाँ पर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटलुक की बात करें तो ओवरऑल आउटलुक जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का, ये कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहा और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सब्सटेंशियली बढ़ जाएगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। सेबी ने कुछ रूल्स अमेंड किए हैं जिसमें कि इन्होंने बोला है कि जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उनको अब हम अलाउ करेंगे, ठीक है। क्या अलाउ करेंगे कि वो को इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ जाएं अक्रेडिट इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 2 एंड 3, कैटेगरी 1 एंड 2, कैटेगरी 1 एंड 3, कैटेगरी यहाँ पर आपकी केवल थर्ड या फिर ऑल कैटेगरीज। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर है आपका कैटेगरी 1 एंड 2, ठीक है। तो सेबी ने अमेंड करे रूल्स ताकि परमिट करे कैटेगरी 1 एंड 2 के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और ऑफर करे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली टू द अक्रेडिट इन्वेस्टर्स। को इन्वेस्टमेंट डेफिनेशन की बात करें तो को इन्वेस्टमेंट अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करें अलोंगसाइड एआईएफ्स
in unlisted securities for investee company. Management and segregation, CIV स्कीम जो है ये मैनेज की जाएंगी बाय द AIF मैनेजर। हर एक स्कीम यहाँ पर सेपरेट बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट मेंटेन करेगी और एसेट्स जो हैं वो रिंग फेंस्ड होते हैं फ्रॉम अदर स्कीम्स। इन्वेस्टर लिमिट, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू 3 times देयर कंट्रीब्यूशन वाया द AIF स्कीम इनटू एन इन्वेस्टी कंपनी। फाइनेंशियल स्कोप की बात करें तो जो टोटल कमिटमेंट्स रेज की गई हैं AIF के थ्रू वो क्रॉस कर चुकी हैं 14 लाख करोड़ का मार्क। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे अलोंगसाइड AIFs इन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है, तो अपना पार्टिसिपेशन वो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट जाते हैं, सेबी ने रिड्यूस करा है ट्रेडिंग लॉट साइज फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू ₹25 लाख फ्रॉम द प्रीवियस रेंज ऑफ 1 करोड़ टू 25 करोड़ की। आप ट्रेडिंग लॉट साइज जो है वो केवल 25 लाख का रख सकते हो, ना कि 1 करोड़ से 25 करोड़ तक का। तो यहाँ पर अब आपसे पूछें कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस चेंज को लाने का। To increase dividend payouts, to reduce the InvIT management fee, to accelerate the launch of new InvITs, to enhance liquidity and broader investor participation, to mandate public sector investments in InvITs। अब जितना छोटा लॉट साइज होगा उतने ज्यादा लोग आएंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी एनहांस कर कर अपने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कट जो है वो हमने यहाँ पर 25 लाख करोड़ का कर दिया, 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में जो होता था। अब यहाँ पर सेबी ने टाइम जो है वो भी एक्सटेंड करा है फॉर अंडरटेकिंग डिस्ट्रीब्यूशंस टू यूनिट होल्डर्स बाय रिट्स, तो यहाँ पर इन्विट्स टू 5 वर्किंग डेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिट्स और इन्विट्स जो हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूशंस अंडरटेक करना चाहते हैं यूनिट होल्डर्स के लिए तो वो ऐसा 5 वर्किंग दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मार्केट साइज की बात करें तो मार्च 2024 तक इंडिया के पास 19 रजिस्टर्ड इन्विट्स थे और 5.42 लाख करोड़ एसेट्स में एंड 4 रिट्स यहाँ पर विथ 1.40 लाख करोड़ इन एसेट्स। ठीक है, तो 19 रजिस्टर्ड इन्विट्स के पास में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास में 5.42 लाख करोड़ रुपीस, और रिट्स अगर रियल एस्टेट की बात करें तो इनके पास 1.40 लाख करोड़ रुपीस एसेट्स में थे। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक मेजर रिलैक्सेशन फॉर फाउंडर्स ऑफ IPO बाउंड स्टार्टअप्स। दे आर नाउ अलाउड टू रिटेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और सिमिलर बेनिफिट्स। अगर ये ग्रांट किए गए थे फॉर एटलीस्ट यहाँ पर हाउ लॉन्ग प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट IPO पेपर्स, तो जो ESOPs होते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, यहाँ पर हम लोग अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी सेटलमेंट करते हैं कि भाई आप हमारे जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर ले लो, तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनको बोला गया कि अच्छा ठीक है आप इसे रिटेन कर सकते हो या सिमिलर बेनिफिट्स अगर यहाँ पर आपने जब अपना IPO ड्राफ्ट किया है उससे पहले इतने दिन पहले आपने इन ESOPs को इनको दिया था, तो 6 months, 1 year, 2 year, 3 years या फिर एट एनी टाइम बिफोर IPO फाइलिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सेबी ने अपने रूल्स अमेंड कर रहे हैं जहां पर कि प्रमोटर्स जो हैं या फिर पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ IPO बाउंड स्टार्टअप्स वो रिटेन करेंगे ESOPs, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स एंड अदर सिमिलर बेनिफिट्स। ESOPs क्या होते हैं, SARs क्या होते हैं, अगर ये जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सीरीज में, वहां से आप देख सकते हैं इसको। बट अगर आप RBI के एग्जाम दे रहे हो तो अभी मत देखो, पेपर दे दो, अभी थोड़ा सा रट लो बस। ठीक है, तो कम से कम 1 साल पहले यहाँ पर आपने ये जो बेनिफिट्स है ये ग्रांट कर दिए होने चाहिए। ठीक है, अच्छा पहले प्रमोटर्स को बार किया गया था कि भाई ऐसी कोई भी बेनिफिट्स आप ग्रांट नहीं करोगे अगर पर्टिकुलरली हमारे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए। अदर रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया इन साइमल्टेनियस स्पेशल प्रोविजंस इंट्रोड्यूस फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ PSU, जो हमने अभी पढ़ा था, जहां पर गवर्नमेंट का शेयर कितना होना चाहिए, 90% या उससे ज्यादा का होना चाहिए। सेबी ने री इंट्रोड्यूस किए हैं इंसेंटिव्स फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो ताकि यहाँ पर एनहांस करें म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन इन एरियाज बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज। तो यहाँ पर मैक्सिमम कैप कितना अलाउ किया है कि भाई कितना इंसेंटिव पे आउट किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को पर न्यू इन्वेस्टर। 1% ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज, 1% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स इन द फर्स्ट ईयर,
एंड 2000 रुपीज या फिर 30 बेसिस पॉइंट्स। तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है डी, दैट इज यहाँ पर 1% ऑफ फर्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल एसआईपी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेंटिव जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसमें हमारी जो टॉप 30 सिटीज हैं उसके बियॉन्ड जाने की बात की गई है। जो पे आउट की सीलिंग है वो 2000 रुपीज तक रहेगी। न्यू फ्रेमवर्क में हम डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको कवर करेंगे, ब्रिंगिंग इन फर्स्ट टाइम वुमेन इन्वेस्टर्स फ्रॉम टॉप सिटीज। ठीक है, तो एनहांस किया जा रहा है म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप कर रहा है एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रीजनल रूरल बैंक्स? तो यहाँ पर ताकि उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है अगेंस्ट एनबीएफसीज एंड म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन उसे हम बढ़ा सकें। सिडबी, आरबीआई, नबार्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी है। नबार्ड यहाँ पर डिजिटली एम्पावर कर रहा है आरआरबीज को। तो इन्होंने बोला है कि हम एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए डेवलप करे हैं जिसमें कि स्ट्रेंथन करेंगे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को अगेंस्ट एनबीएफसीज एंड एमएफआईज। प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको रोल आउट कर देंगे बाय सितंबर 2025। कंटेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी आई थी 1 मई 2025 से, जिसमें कंसोलिडेट किया गया 43 रीजनल रूरल बैंक्स को इनटू 28 बैंक्स। एंड यहाँ पर हमें स्केल और एफिशिएंसी का बेनिफिट रियलाइज करने के लिए ऐसा किया गया। आरआरबी को स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। और यहाँ पर जो कैपिटल रेशियो रहता है, वो जो स्प्लिट होता है वो किस तरीके से होता है? वो यहाँ पर होता है 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 15% देता है, और जो स्पॉन्सर बैंक है, स्पॉन्सर बैंक यहाँ पर 35% का स्टेक रखता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यूपीआई सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट जो है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन, इसको एक स्पेसिफाइड वेरीफाइड कैटेगरी में इंक्रीज करा है। तो पूछे क्या यहाँ पर लिमिट होगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 10 लाख डेली कैप? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 5 लाख रुपीज। और यहाँ पर हमारे पास डेली कैप जो होगा वो रहेगा 10 लाख रुपीज तक का सिंगल डे में। ठीक है, तो आप अगर एक जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मर्चेंट को आप पेमेंट करने जा रहे हो तो 5 लाख तक कर सकते हो। अब पूरे दिन में ऐसे ट्रांजेक्शन आप 10 लाख रुपीज तक के कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमें कौन कौन सी कैटेगरीज नहीं है, जैसे कि कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो टूरिज्म के लिए भी हमने देखा था। तो इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल मार्केट में, इंश्योरेंस में, ट्रांजेक्शन अगर हमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में करना है या टैक्स पेमेंट्स करनी है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। यूपीआई लिमिट जो होगी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स की वो अनचेंज रहेगी 1 लाख रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आस्क प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया यूनिकॉर्न एंड फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट, कितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं जिनको यूनिकॉर्न्स माना गया है, मतलब उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन या फिर उससे ज्यादा है एज ऑफ जुलाई 1st 2025। तो 46 गैजल्स, 73 104 चीतास, 150 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स या फिर 26 बेंगलुरु में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इंडिया में 73 यूनिकॉर्न्स हैं जिनका वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस है। ठीक है, $1 बिलियन प्लस है। अगर यहाँ पर बात करें 46 गैजल्स हैं जिसमें कि 500 मिलियन से 1 बिलियन का पोटेंशियल है इनके पास में इन 3 इयर्स। एंड 104 चीता हैं जहां पर $200 मिलियन से $500 मिलियन तक का यहाँ पर इनका पोटेंशियल रहेगा हमारे 5 साल में। तो टोटलिंग अगर हम करें 150 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स ऐसे देखे गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर हब की, तो बेंगलुरु अभी भी इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल है जहां पर 26 यूनिकॉर्न्स हैं। दिल्ली एनसीआर में 12 और मुंबई में 11 हैं। फास्टेस्ट यूनिकॉर्न की बात करें तो एआई टैग जो है इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बन गया है जिसमें 1.5 बिलियन का डॉलर का वैल्यूएशन देखा गया है अंडर 3 इयर्स। यंगेस्ट फाउंडर्स की बात करें तो कैवल्य बोहरा और आदित्य पालीचा जो हैं ज़ेप्टो के को फाउंडर्स जिनकी एज यहाँ पर 2022 है, ये यंगेस्ट फाउंडर्स रहे हैं इंडिया के यंगेस्ट यूनिकॉर्न फाउंडर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सेंटर ने परमिट किया है मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स ऑफ प्री पैकेज्ड कमोडिटीज टू रिवाइज मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑन अनसोल्ड स्टॉक अंटिल विच डेट।
अब जैसे यहाँ पर जीएसटी कम हुआ है तो फिर आपका एमआरपी कम होना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि भाई ये एमआरपी जो है अनसोल्ड स्टॉक का, ये आप कब तक कम करोगे? सितंबर 22 2025, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, जनवरी या फिर मार्च 31 2026। तो कब तक करना है ये हमें करना है दिसंबर 31 2025 तक। ठीक है, तो बोला गया है कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर स्लिप्स लगा दो अलग से, तो कोई बात नहीं, अभी के लिए उतना भी चल जाएगा। तो फर्म क्या कर सकते हैं, रिवाइज्ड एमआरपी अपने अनस्टोर्ड स्टॉक पर लगा सकते हैं। कैसे? स्टैंप लगा सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं, या ऑनलाइन प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो कंपनीज को पब्लिश करना है पब्लिक नोटिस और इन्फॉर्म करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को ऑफ द प्राइस चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स जो हैं प्री पैकेज्ड गुड्स के, वो रिवाइज करेंगे इसको, राइट, याद रखना, मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इंपोर्टर्स। नेक्स्ट जाते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट आई, एआई फॉर विकसित भारत, द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फास्टर अडॉप्शन किया जा रहा है एआई का, और ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जीडीपी में कितने बिलियन डॉलर्स तक ऐड कर सकता है बाय 2035। तो नीति आयोग का रिपोर्ट याद रखना, एआई फॉर विकसित भारत। बताओ, $100 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स तक, 100 टू 200 बिलियन डॉलर्स तक, या फिर 380 से 660 बिलियन डॉलर्स तक, या 500 से 600 बिलियन डॉलर्स, या 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स, या फिर 8.3 ट्रिलियन डॉलर्स प्रोजेक्टेड जीडीपी यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर देखो, आपका 500 से 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज ऐड हो जाएगा इंडिया के जीडीपी में बाय 2035। फाइनेंशियल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सबसे बिगेस्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखेंगी, जो कि 20 से 25% इनके सेक्टोरल जीडीपी का हिस्सा बनेंगे। साथ में एआई एडॉप्शन जो है वो आपका ग्लोबली 17 से 26 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड कर देगा इन द इकोनॉमी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। विकसित भारत का गोल क्या है? 2047 का फ्रेमवर्क हमने यहाँ पर तैयार किया है, जिसमें कि एआई एडॉप्शन को हमने एक डिसीजिव फैक्टर माना है। नेक्स्ट जाते हैं, एज पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म विकसित भारत 2047 विजन, गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू डेवलप एटलीस्ट 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कि यहाँ पर रैंक कर सकते हैं among which category of global financial institutions, top 50 global leaders, 30, 20, 10 या 5। तो बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पर? इसका आंसर है सी। तो ये चाह रहे हैं कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक इवेंट में ये बोला है कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर विकसित भारत 2047 विजन के अंदर कम से कम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अमंग द टॉप 10 ग्लोबल लीडर्स बाय एसेट्स लेकर आना है। करेंटली केवल एसबीआई यहाँ पर जिसका रैंक 43rd है और एचडीएफसी जिसका रैंक 73rd है, वो हमारे टॉप 100 बैंक्स में दिखते हैं। याद रखना, टॉप 50 पूछा जाए तो एसबीआई रहता है, और टॉप 100 में एसबीआई और एचडीएफसी आते हैं। क्या क्या रैंक्स हैं वो भी आपको याद हो गई होंगी, इसकी 73, इसकी 43। कितने लेकर आने हैं हमें? टॉप 20 में लेकर आना है। कौन से साल तक लेकर आना है? विकसित भारत 2047 तक। तो यहाँ पर 2047 तक हम इसे लेकर आना चाहते हैं। पीएसयूबीज की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है, यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हुई है, क्यूमुलेटिव नॉन नेट प्रॉफिट इनके इंक्रीज हुए हैं विद अ रिकॉर्ड ऑफ 1.78 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। ग्रॉस एनपीएस रिड्यूस हो गए 2.58% पर। Ease Rise Focus रिफॉर्म एजेंडा फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। Ease Rise फोकस कर रहा है ऑन fortifying रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एनहांसिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स। याद रखना, ईज राइज प्लेटफॉर्म रिफॉर्म एजेंडा किसके लिए है? जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स देखेंगे और टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया का होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट जो है वो अभी एज अप हुआ है टू व्हाट परसेंटेज इन अगस्त 2025, प्राइमरली ड्रिवन बाय इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। 2.07%, सीपीआई 4.0%, 0.52%, माइनस 0.09% या 1.61%। तो कितना हो गया हमारा WPI इन्फ्लेशन? ये हमारा एज अप हो चुका है 2.52% इन अगस्त 2025, और ये 4 मंथ में सबसे हाई रहा है। क्यों हुआ है? क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ गए और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के भी। मैन्युफैक्चरिंग का हाईएस्ट वेटेज रहा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 64% यहाँ पर वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा
2.07% चला गया। आरबीआई का टारगेट है कि इन्फ्लेशन हमारे 4% के ही यहाँ पर टारगेट रेट पर रहेगा। ड्राइवर्स की बात करें तो सीपीआई ने अब का जो अपटिक है वो मेनली यहाँ पर हाई प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल से आया। एनपीसीआई ने प्रपोज किया है आरबीआई को कि आप यहाँ पर अलाउ कर दो कैश विड्रॉल्स वाया यूपीआई एट ओवर 2 मिलियन। ठीक है, अब यहाँ बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया विद अ प्रपोज कैप ऑफ हाउ मच पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो आपके बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं वो पैसा निकाल सकते हैं। अब ये पैसा हमारे क्लाइंट्स के लिए निकालते हैं, बैंक कस्टमर्स के लिए, तो वो कितना अमाउंट निकाल सकते हैं? 1000, 2000, 5000, 10,000 या फिर 25,000 रुपीज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यहाँ पर 10,000 रुपीज तक। ठीक है, करेंट लिमिट क्या है? 1000 रुपीज सिटीज और टाउन्स में, 2000 रुपीज रूरल एरियाज में। बीसी का रोल क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स लोकल एजेंट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इन एरियाज विद लिमिटेड ब्रांच एंड एटीएम प्रेजेंस। देखो होता क्या है, बीसीस यहाँ पर बीसीस जो होते हैं ना बिजनेस करस्पॉन्डेंट की, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, जैसे इनकी शॉप वगैरह होगी, वहां पर कुछ लगा दिया इन्होंने, तो बेसिकली बैंक्स जो है बैंकिंग सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। तो जहां पर बिल्कुल जैसे रूरल एरियाज हो गए, रिमोट एरियाज हो गए, है ना, और यहाँ पर हिली रीजन्स में आपको मिल जाते हैं। यूपीआई करेंटली 85% इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स को कवर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंडर द रिवाइज्ड आरबीआई गाइडलाइंस व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स मस्ट मेंटेन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जब वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर बनना है और ये एक नॉन बैंक एंटिटी है, तो इनकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ या फिर 50 करोड़? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो 15 करोड़, और जब यहाँ पर आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे ऑथराइजेशन के बाद में, तो टोटल नेटवर्थ आपकी 3 साल कंप्लीट होने के बाद में 25 करोड़ तक हो जानी चाहिए। तो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स को आरबीआई ऑथराइजेशन अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 मिलता है। एंड यहाँ पर रेगुलेशंस में बोला गया है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं वो डायरेक्टली रेगुलेट होते हैं, जबकि जो पीजीज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, इनको एनकरेज किया गया है कि ये फॉलो करेंगे प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस। इनको क्या करना है? इनको प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए चलना है। ऑल्सो यहाँ पर इनको प्रोहिबिट किया गया है फॉर कैरिंग आउट मार्केट प्लेस बिजनेसेस। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा। एक एस्क्रो अकाउंट होता है, तो यहाँ पर फंड्स जो कलेक्ट किए गए हैं अपने कस्टमर से, उनको आपको एस्क्रो अकाउंट में रखना है विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आप यहाँ पर जब पेमेंट करवा रहे हो, तो जब तक पेमेंट यहाँ पर नहीं हो रही, वो फंड्स आप क्या करोगे? अपने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के साथ एक एस्क्रो अकाउंट बनाकर रखोगे। इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इन्होंने कॉमन विंडो प्रोवाइड करी है फॉर इनोवेटर्स टू टेस्ट हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो कि आपके रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ हाउ मेनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स आएगा। तो ओनली वन रेगुलेटर, मोर देन वन रेगुलेटर, ओनली आरबीआई एंड सेबी, ओनली सेबी, एडा एंड पीएफआरडीए, या फिर सभी 5 रेगुलेटर्स। तो बताओ, इंटर ऑपरेबल रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है वो अब यहाँ पर कितने हमारी रेगुलेटरी एम्बिट में आएगा भाई? कितने फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के एम्बिट में आएगा? तो याद रखना इसको, ये आपके बेसिकली यहाँ पर बी ऑप्शन रहेगा, आरबीआई, सेबी, एडा, पीएफआरडी और आईएफएससी। ठीक है, इन सभी के उसमें आएगा, आरबीआई, सेबी, एडा, पीएफआरडीए एंड आईएफएससी। तो इसका आंसर ई होगा, बी नहीं होगा। चलिए, पीएफआरडी का रोल क्या होगा? क्योंकि अभी इसके पास खुद का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स नहीं है, तो यहाँ पर ये एसोसिएट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, ना कि प्रिंसिपल रेगुलेटर की तरह। ऑल्सो यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है वो ऑन टैप बेसिस पर आपकी एक्सेप्ट की जाएंगी थ्रू आउट द ईयर। कोई भी एप्लीकेशन फी अप्लाई नहीं की जाएगी। प्रिंसिपल रेगुलेटर कौन होता है? जिसके अंडर यहाँ पर जो डोमिनेंट फीचर है प्रोडक्ट के वो फॉल करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, आरबीआई ने एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल बनाया है आरआरसी, ताकि इंश्योर करें कि सभी रेगुलेशंस जो हमारे बैंक इशू कर रहे हैं उनमें कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक इंटरनल रिव्यू हो। तो ये हमारे हर साल में कितनी बार होना चाहिए? तो बेसिकली
हमारे कितने साल के अंदर होना चाहिए? ये जो कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक इंटरनल रिव्यू है, 3 साल, 4 से 5 साल, 5 से 7 साल, 7 से 10 साल या फिर 10 साल। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि एवरी 5 टू 7 ईयर्स हमें क्या करना है, हमें जो हमारे बैंक्स हैं इनका कॉम्प्रिहेंसिव और सिस्टमैटिक इंटरनल रिव्यू करना है। अब ये इंटरनल रिव्यू होता क्या है, एक्चुअली कुछ बैंक्स क्या करते हैं, वो अपने इंटरनल मॉडल्स के थ्रू रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, कुछ यहाँ पर आरबीआई के जो द्वारा बनाए गए हैं उनसे यूज करते हैं, तो इसीलिए इसको करना जरूरी होता है। अब आरआरसी के चेयरपर्सन कौन रहेंगे? राणा आशुतोष कुमार सिंह, एमडी ऑफ एसबीआई। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर इसको 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट किया गया है और यहाँ रिव्यू जो होगा वो फेस्ड मैनर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आरबीआई ने परमिट करा है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, जिसमें कि इंडियन रुपी को हमने इन्वॉल्व किया है। इन व्हाट करेंसी आर द एनडीडीसीज टिपिकली सेटल्ड? तो यूरो, येन, पाउंड स्टर्लिंग, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी या इंडियन रुपी। तो अब बताओ, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो हैं वो अगर नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कौन सी फॉरेन करेंसीज में यहाँ पर इनको सेटल किया जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर इनको बोला गया है कि आप एनडीडीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो इन्वॉल्विंग द इंडियन रुपी, और ये कोई भी करेंसी हो सकती है जिसको हम फ्रीली कन्वर्टेबल मानते हैं। फ्रीली कन्वर्टेबल क्या है, कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब जैसे ईरान की करेंसी है तो वो हम नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी जैसे कि यूएसडी है रेदर देन रुपीज, यहाँ पर भी हम सेटलमेंट जो है वो अलाउ किया गया है। तो पहले यहाँ पर केवल एडी कैटेगरी 1 बैंक्स अलाउ किए गए थे और आईएफएससी की जो बैंकिंग यूनिट्स हैं उनको अलाउ किया गया था। अच्छा, एम क्या है कि हमें जो रोल है हमारे स्टैंडर्ड प्राइमरी डीलर्स का एज मार्केट मेकर्स उसको सॉलिडिफाई करना है और फॉरेक्स कस्टमर्स को एक बेटर रेंज प्रोवाइड करनी है कि भाई वो और क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं अगर वो एडी कैटेगरी बैंक के साथ नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल to the Government of India floating rate bond 2033 for the first half year period from September 2022-25 to March 21 2026, 0.35%, 6.50, 6.82, 7.17 और 8%। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के लिए? तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर भी सी है, 6.82% यहाँ पर अलाउ किया गया है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट कौन सा होता है? जो इंटरेस्ट रेट किसी बेंचमार्क के साथ एसोसिएटेड है, अगर बेंचमार्क चेंज होगा तो ये रेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे एमसीएलआर से एसोसिएटेड है, अगर एमसीएलआर में कोई भी चेंज आए तो जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अंडर द रिवाइज सेबी फ्रेमवर्क एंजल फंड्स को ग्रांट किया गया है सेबी रजिस्ट्रेशन आफ्टर सितंबर 10 2025। तो अगर इनको दिया जा रहा है सेबी रजिस्ट्रेशन तो इनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सक्लूसिवली किस तरह के इन्वेस्टर्स को तो देनी ही है? रिटेल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, अक्रेडिट या फिर एफपीआईज। तो बताओ यहाँ पर ऑफर की जाएंगी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वो किस तरह के इन्वेस्टर्स को दी जा रही हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। हम यहाँ पर अक्रेडिट इन्वेस्टर्स जो हैं इनको ऑनबोर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो एंजल फंड्स जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे पहले 12 महीने में रेगुलेटरी अप्रूवल के कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट 5 एक्रेडिट इन्वेस्टर्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंजल फंड्स को यहाँ पर 25% जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंपनीज में उसका केवल 25% ही अलाउड किया गया है। तो मान लो कोई इंडियन एंजल इन्वेस्टर है तो उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करा है तो वो 25% से ज्यादा फॉरेन कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो ये हमारा 1 ईयर का रहेगा। Under the new SEBI framework, within how many months of regulatory approval must angel funds declare their first close? कितने first close कितने टाइम में कर देना है? 6 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 24 महीने या फिर 36 मंथ्स। तो यहाँ पर इसका आंसर 12 मंथ्स हो जाएगा जैसा अभी हमने देखा था। नेक्स्ट आ जाओ, सेबी ने अलाउ करा है वेरी लार्ज कंपनीज को जिनका मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है कि वो मिनिमम कितना परसेंटेज अपने शेयर्स जो हैं एक आईपीओ में ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ अर्लियर 5%।
पहले वेरी लार्ज कंपनीज केवल 5% शेयर्स को ही आईपीओ में पब्लिक ऑफरिंग में ला सकते थे। अब वो मिनिमम कितना ला सकते हैं? तो 1%, 2.5%, 5%, 10% या फिर 25%। तो यहाँ पर इसका आंसर 2.5% है। पहले 5% तक कर सकते थे, अब बोला है कि चलो 2.5% तक कर लेना। तो यहाँ पर कंपनीज जिनका पोस्ट आईपीओ मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है और अप टू 10 इयर्स यहाँ पर इनको हो गए हैं टू अचीव 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल, कि अगर आप यहाँ पर 10 साल से हो, कंपनी जो है लिस्टिंग के बाद में इसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसे में अब आपको मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% रखनी होगी। एंकर इन्वेस्टर लिमिट, तो यहाँ पर इसको इंक्रीज किया गया 40% तक, पहले 33% था। म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड, तो यहाँ पर बोला गया है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए ये लोड हमारा कम कर दिया गया है, तो 5% से 3% कर दिया है, ठीक है, स्लैश कर दिया है मैक्सिमम लोड। फॉर कंपनीज विद अ पोस्ट आईपीओ मार्केट वैल्यू अबव 1 लाख करोड़ रुपीज, सेबी ने एक्सटेंड किए डेडलाइन टू अचीव द 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल टू हाउ मेनी ईयर्स। जिन कंपनी के पास में पोस्ट आईपीओ मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, इन्होंने सेबी की डेडलाइन को एक्सटेंड करा है ताकि 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल जो है उसे ये अचीव कर पाए। तो आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे बोल रहे हैं कि बताओ ये कितने साल तक हुआ है? 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 25 साल? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर इसको 3 साल का किया गया है, ठीक है, सॉरी 10 साल तक का किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएफआरडी ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम। ये अलाउ कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर को कि वो रिड्यूस करें मैंडेटरी एन्युटी परचेज रिक्वायरमेंट फ्रॉम द करेंट 40% टू व्हाट परसेंटेज। पीएफआरडीए के जो ड्राफ्ट प्रपोजल है एनपीएस में, इन्होंने बोला है कि भाई जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे, अब उनको मैंडेटरी एन्युटी परचेज रिक्वायरमेंट जो है पहले 40% थी, अब इसको कितना कम करने की बात की जा रही है? 10, 20, 25 या फिर 60%? तो इसका आंसर क्या होगा? 20% तक इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है कि आप जो एन्युटी परचेज कर रहे हो अब वो 20% तक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है 40% करो। और अर्ली एग्जिट के लिए बोला गया है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 15 साल के बाद में एग्जिट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ करेंट 60 इयर्स और रिटायरमेंट। ठीक है, मैक्सिमम एज जो है वो हमारी 75 से इन्होंने राइज कर 85 इयर्स कर दी है टू कंटिन्यू एनपीएस। विड्रॉल्स और लोन्स की ड्राफ्ट में है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स जो है उनको परमिट किया गया है कि वो 6 पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं, पहले केवल 3 कर सकते थे, और लोन्स यहाँ पर अवेल कर सकते हैं एनपीएस अकाउंट के बाय मेकिंग अ लाइन, तो पहले ये अर्लियर पॉसिबल नहीं था। अच्छा, यहाँ पर इसे कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं। इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो न्यू मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क जो है उसके अंडर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स जो हैं वो अब 100% तक अपनी जो फंड्स हैं इन इक्विटीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो पहले 75% था। वॉलेंट्री एग्जिट कॉर्पस में, वॉलेंट्री एग्जिट विदाउट एन्यूटी मे बी अलाउड इफ द कॉर्पस इज अप टू 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंडर द पीएफआरडीएस ड्राफ्ट प्रपोजल minimum age tenure required for an NPS subscriber to be able to exit the scheme is proposed to be reduced from 60 years to what tenure? तो यहाँ पर हमें कितने साल तक का यहाँ पर बोला गया है कि अब आप कब अपना ये जो टाइम है, पहले 50-60 साल था, अब यहाँ पर कब आप अपनी एग्जिट ले सकते हैं। पहले आपको 60 साल की एज अटेन करनी पड़ती थी, अब इसको 15 साल कर दिया गया है। कैग का रिपोर्ट आया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, हाउ मेनी ऑफ द टोटल 20 स्टेट्स वर इन रेवेन्यू सरप्लस? कितने स्टेट्स जो हैं वो आपके सरप्लस में रहे? 10, 12, 16, 20, 28। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट में 12 स्टेट्स रहे हैं, और रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो 16 स्टेट्स यहाँ पर रेवेन्यू सरप्लस में रहे हैं। टोटल सरप्लस स्टेट्स की बात करें तो यूपी ने टॉप करा है जहां 37,263 करोड़ रुपीस का सरप्लस है रेवेन्यू में। गुजरात सेकंड नंबर पर है 19,865 करोड़ के साथ, और ओडिशा है आपका थर्ड नंबर पर 19,456 करोड़ के साथ में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब अगर ग्रांट्स की बात करें तो यहाँ पर अबाउट 50% ग्रांट्स जो हैं ऑफ द टोटल फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, वो हमने क्या देखा, उसका 50% ग्रांट्स का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स में गया है। ओके,
आस्क प्राइवेट हेल्थ ने यहाँ पर इंडिया यूनिकॉर्न और फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट प्रोवाइड की थी, तो कितने यूनिकॉर्न्स जो हैं वो इंडियन स्टार्टअप में आ गए, तो ये हमने अभी भी देखा था कि 73 यूनिकॉर्न्स हमारे आ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो एस्टिमेटेड है 69 बिलियन पर एंड एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है। व्हाट परसेंटेज कंपेयर टू स्मॉल सेम मंथ लास्ट ईयर, तो अगस्त 2024 में हमारा यहाँ पर जो मर्चेंडाइज वो था एक्सपोर्ट, वो कितने परसेंटेज पर था? 4.91, 6.18, 6.94, 9.34, 25.93%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। तो पहले अगर हम बात करें इंडिया के जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक 9.34% से बढ़े हैं, तो क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स हमारे अप्रैल से अगस्त तक के लिए 6.18% रहे टू $349 बिलियन। ठीक है, चलो यूएई, यूएस, नीदरलैंड्स, हांगकांग और चाइना ने यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है अपने एक्सपोर्ट्स में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस अपने कवर करेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा जो ई बुक सेक्शन है उसमें आपको इन करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फाइल्स मिल जाएंगी। चलिए, जब हमारे 150 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो एक साथ में फाइल अपलोड कर दूंगी। चलिए, आई होप आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।